Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम कहें कि ये हमारा आप लोगों के लिए लास्ट क्लास है एम कॉम का, जो कि अकाउंट से रिलेटेड है। बाकी हम कहें कि आपके जो भी टॉपिक मुझे लगे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहे हैं उनको बताया, या हम कहें कि इनडायरेक्ट वे में आपको कभी एमसीक्यूज़ के थ्रू जानने को मिला, या आपके पास बुक भी मिली है। उस बुक से हम उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपने गो थ्रू किया होगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि आप चीज़ें जान चुके हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, देखिए सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, आपको पता है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि पूरा सिलेबस हर साल एग्ज़ाम में नहीं आता, कुछ न कुछ स्किप रहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि अच्छा हाँ, जो चीज़ पिछले साल आया है उससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, दूसरे टॉपिक से रिलेटेड आएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेबस मैंने कवर कराने की कोशिश की है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और ये टॉपिक हम कहें कि आपका एक तरीके से प्री और पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड का, वहाँ वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ पे भी यूज होगा। आज का जो टॉपिक आपका है वो है डिपार्टमेंटल अकाउंट। डिपार्टमेंटल अकाउंट में बेसिकली हमें करना क्या होता है वो हम आपको बताते हैं इस आज। और हम कहें कि आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपार्टमेंट में हमें क्या ध्यान देना होता है उस पर हम बात करते हैं। देखिए, departmental account. Under the departmental account, large number of retail traders under one roof, and they make profit and loss account of each separate department and as whole. देखिए, डिपार्टमेंटल अकाउंट का आपको पता है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि एक ही छत के नीचे बहुत सारे रिटेल शॉप्स रहते हैं जो कि अपना बिजनेस करते हैं। ये कह सकते हैं कि मॉडर्न में आज कल आपको देखने को मिलता है कि जहाँ पे आप जाइए कि आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे, जिसे बोला जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पे कहा जाए कि डिपार्टमेंटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो जो भी डिपार्टमेंट्स बिजनेस कर रहे हैं एक छत के नीचे, मीन्स एक बिल्डिंग में, उनका जो अकाउंटिंग होता है सभी डिपार्टमेंट्स के लिए हम कहें सबसे पहले अलग अलग अकाउंटिंग की जाएगी। सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग अकाउंटिंग होगा और उनका अकाउंटिंग करने का तरीका जो है अलग अलग, जैसे आप करेंगे तो जो नॉर्मल अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है वही आपको फॉलो करना रहेगा। और फिर सभी डिपार्टमेंट्स का कंबाइंड रूप से भी ये किया जाएगा अकाउंटिंग। मीन्स कि हर डिपार्टमेंट का सेपरेट प्रॉफिट लॉस निकालेंगे कि हाँ इस डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ, इस डिपार्टमेंट से कितना हुआ, और ओवरऑल आप पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर के सबके कंबाइंड रूप से भी प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे। अब जब यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स की अकाउंटिंग करेंगे तो अब बात आती है एक्सपेंसेस के डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कैसे डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस हम चार्ज करेंगे। अब उसके लिए देखिए क्या होगा, सेपरेट कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। बहुत सारे ऐसे कॉस्ट रहते हैं या बहुत सारे ऐसे खर्चे रहते हैं जो केवल और केवल उस डिपार्टमेंट से को रिलेट करेगा, मीन्स कर सकते हैं डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा, उस डिपार्टमेंट में आप चार्ज कर देंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। फिर ज्वाइंट कॉस्ट विच कैन बी एलोकेटेड। फिर बहुत सारे ऐसे खर्चे रहेंगे जो हम कहें कि मिल कई डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं, मीन्स सभी डिपार्टमेंट्स को खर्चे जा रहे हैं और उस खर्चे को आप किसी न किसी बेसिस पे हर डिपार्टमेंट में बांट सकते हैं। मीन्स पहला क्या हुआ कि डायरेक्टली उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड खर्चा रहेगा, दूसरा ऐसे खर्चे रहेंगे जो कि हर डिपार्टमेंट पे उसका इफेक्ट जा रहा है और उसे आप डिवाइड कर सकते हैं कुछ न कुछ बेसिस पे, ठीक। फिर थर्ड आता है ज्वाइंट एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी एलोकेटेड। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस रहेंगे जिसे आप हर डिपार्टमेंट वाइज चार्ज नहीं कर सकते, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी।
सॉरी। अब देखिए, जब सेपरेट की बात आए तो वहाँ पे आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चार्ज करेंगे। ज्वाइंट की बात आए, उससे आपके पास कुछ ना कुछ बेसिस मिल जाएगा, डिवाइड कर लेंगे। बात आएगी जब ज्वाइंट की, तो ज्वाइंट को जिससे आप किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, उसके लिए सभी डिपार्टमेंट का जब कंबाइंड रूप से प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बनता है, तो उसमें उस खर्चे को चार्ज कर दिया जाता है। ठीक। अब अगर बात की जाए एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस को कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये चीज़ देखिए, मैंने पहले बोला था प्री एंड पोस्ट का कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ लग रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, कुछ खर्चे ऐसे रहेंगे जो सेल्स के बेसिस पे डिवाइड किए जाएंगे, मीन्स सेल्स का रेशियो बनाया जाएगा। ठीक। क्या है? सेल्स कमीशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ सेल्समैन, सैलरी एक्सपेंसेस, कैरियर्स आउटवर्ड, बैड डेप्ट, ये सभी जो भी एक्सपेंसेस हैं, इनको आप सेल्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ परचेज, कैरियर्स इनवर्ड, कमीशन रिसीव्ड एक्सेट्रा, मीन्स जो कर सकते हैं परचेज से कोरिलेट कर रहा, इसे आप परचेज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, रेंट एंड टैक्सेस, म्यूनसिपल रेंट। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए उस पूरे बिल्डिंग का खर्चा रेंट जा रहा है 1 लाख रुपए, तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंटल स्टोर उस बिल्डिंग में कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप, उसके ऊपर उसका रेंट देंगे। मीन्स उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसी के अकॉर्डिंग रेंट डेबिट करेंगे। मान लीजिए हम कहें कि एक बिल्डिंग में 10 डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसकी रेंट 1 लाख रुपीज़ आ रहा है, और 10 डिपार्टमेंटल स्टोर जो एरिया ऑक्यूपाई किए हैं वो इक्वल है, तो 10 जो है 10 डिपार्टमेंट्स का एक्सपेंसेस रेंट का, तो 1 लाख को आप डिवाइड करेंगे इक्वली, क्योंकि सभी ने इक्वल क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है, तो 10,000 हर डिपार्टमेंट में चला जाएगा। लेकिन हम कहें मान लीजिए कहीं पे 4 डिपार्टमेंट्स हैं और वहाँ का भी रेंट 1 लाख है, एक ने वहाँ पे जो एरिया ऑक्यूपाई किया 30% किया है पूरे एरिया का, किसी ने 20% किया, किसी ने 25, किसी ने 25, तो वहाँ के आपको जो रेंट रहेंगे इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 30% एक डिपार्टमेंट को दीजिए, 20% दूसरे को, फिर 25 तीसरे को, चौथे को भी 25%, ये आपका तरीका होगा। फिर बात आती है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो ऑन द बेसिस ऑफ मीटर, आज के टाइम में आपको पता है हर जगह पे आप मीटर लगा सकते हैं, तो बिजली का बिल जो आ रहा है आपका, तो जिस डिपार्टमेंट के मीटर रीडिंग में जितना कर सकते हैं कि आ रहा होगा उतना बिल उसका जाएगा। ठीक। क्योंकि आपको पता होगा एक मेन मीटर रहता है, एक सब मीटर रहता है, मेन मीटर के अकॉर्डिंग आपका बिल आ जाएगा, लेकिन अब उस मेन मीटर का बिल जो होता है सब मीटर के अकॉर्डिंग आप बाइफरगेट कर सकते हैं, तो उससे आप ये निकाल सकते हैं किस डिपार्टमेंट में कितना जा रहा है बिजली के खर्चे। आगे फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स। अब देखिए यहाँ पे आपके जो है एक खर्चे जो हैं समय के अनुसार आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर आगे, द एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी एलोकेटेड आर ट्रांसफर्ड इन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सच एज डेप्रिसिएशन, ऑडिट फी, डायरेक्टर फी, जनरल मैनेजर फी, एडमिनिस्ट्रेशन फी, इंटरेस्ट ऑन लोन एट्सेट्रा। मतलब कि जिन एक्सपेंसेस को आप किसी भी बेसिस पे डिपार्टमेंट वाइज नहीं डिवाइड कर सकते, तो जब आप सभी डिपार्टमेंट्स का कंबाइंड रूप से काउंटिंग करेंगे तो वहाँ पे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर देंगे उन एक्सपेंसेस को जिसे आप अलग अलग किसी भी डिपार्टमेंट में चार्ज नहीं कर पाए हैं। ठीक। When the interdepartmental transaction has been made on sale price, then it includes stock reserve. अब देखिए यहाँ बोला कि कई बार क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ ट्रांसफ़र कर लेते हैं स्टॉक्स वगैरह का, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में किसी चीज़ की कमी पड़ी दूसरे डिपार्टमेंट से ले लेता है, तो जब वो डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र्स होते हैं तो याद रखिएगा वो सेल प्राइस पे होते हैं,
चूँकि यहाँ एक दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, कस्टमर को नहीं बेचा जा रहा है, तो जो यहाँ का प्रॉफिट का एलिमेंट होगा वो आपका स्टॉक रिजर्व बोला जाएगा। ठीक, और इसकी एंट्री अगर की बात की जाए कैसे होगी, द रिसीविंग डिपार्टमेंटल विल डेबिट एंड द डिपार्टमेंट विच ट्रांसफर इज क्रेडिट इन केस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल। मीन्स जब इंटर डिपार्टमेंटल की ट्रांजेक्शन की बात आएगी तो जो डिपार्टमेंट रिसीव करेगा उसे डेबिट करेंगे, जो डिपार्टमेंट सेंड करने वाला रहेगा उसे क्रेडिट करेंगे। ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर या कहें कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आपके लिए रही। इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्री एंड पोस्ट का ही पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और बाकी जितना भी आपको पढ़ाया गया है बस यही कहेंगे कि नोट्स को एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ज़रा भी टेंशन नहीं। जितना आप पढ़े हैं आप उतने में फोकस रहिए, याद रखिएगा आपका ज़रूर एंट्रेंस क्वालिफाई होगा। बी पॉजिटिव। ओके, थैंक यू एवरीवन।